Hello students, now we are going to take up the next topic of class 9, that is ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होती है, एक फोर्स होती है और अर्थ के केस में इसको हम लोग ग्रेविटी नाम से जानते हैं। और इस फोर्स को बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। एक इससे रिलेटेड एक कहानी है जो इस तरीके से कि एक बार ये एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे बैठे ये कोई बुक पढ़ रहे थे, तो अचानक एक सेब, एक एप्पल आके नीचे गिरा। तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये जो एप्पल है ये नीचे क्यों गिरा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो फर्दर बहुत स्टडी करने के बाद तो उन्होंने इस फोर्स का नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज़ गिवन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई बॉडी, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं, सपोज करिए मैंने इस चौक को ड्रॉप करा है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि अर्थ इस चौक को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी को बोला गया ग्रेविटी। ठीक है, इसी को बोला गया ग्रेविटी। अब जैसे कि इसके पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी पे, कोई बॉडी है एम मास की, इस पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो F इज इक्वल टू ma से एक रिलेशन गिवन है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस बॉडी में क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करता हूँ तो इस बॉडी में भी तो मोशन हो रहा है, और ये बॉडी, तो दैट मीन्स इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, और ये कौन सी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये हमेशा इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, यानी कि अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन क्या होती है, एक फोर्स होती है, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है और बहुत ही वीक फोर्स होती है, इट इज अ वीक फोर्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, बहुत ही वीक फोर्स होती है। ऑलमोस्ट इतनी वीक होती है कि इसका जो अट्रैक्टिव नेचर है वो हमें पता ही नहीं चल पाता। दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं आपस में हर एक बॉडी पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी जाके दूसरे बॉडी से जाके अट्रैक्ट हो जाती है, चिपक जाती है। इस तरीके से नहीं होता। जैसे कि ये चौक है और ये डस्टर है, ऐसा नहीं है कि दोनों यहाँ पे रखे हुए तो इन पे अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं कर रही है, लेकिन इतनी वीक है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो मासेस हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटे हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अर्थ हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो एप्पल गिरा था, ये पेड़ था, और यहाँ से जो एप्पल नीचे गिरा था वो क्यों गिरा था? क्योंकि ये जो अर्थ है, ठीक है, इसका मास काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ एप्पल। तो ये इस मास में, इस मास पे एक फोर्स लगाई F। ठीक है, और ये जो, क्योंकि मास इसका बड़ा था तो क्या हुआ, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हुआ और एप्पल जो है नीचे गिरा। ठीक है, क्योंकि हमें F इज इक्वल टू ma से मालूम है, F इज इक्वल टू ma से कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो अगर मास छोटा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एप्पल का मास छोटा था तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ज्यादा था। ठीक है, फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बट ये एप्पल पे तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तो अर्थ को हमें नहीं दिखता कि ऊपर आ रहा है एप्पल की तरफ। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका जो मास है अर्थ का बहुत ही बड़ा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि अर्थ का मास इतना बड़ा है कि इसका एक्सेलरेशन हमें नहीं नजर आता, दिखता नहीं है कि अर्थ ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एप्पल का मास बहुत छोटा है, इसीलिए ये एप्पल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है, जैसा अभी मैंने समझाया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इस फोर्स को डिफाइन कराते हैं कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट in direction, and it always acts along the line joining the two masses which are kept at a distance, certain distance. ठीक है, तो जो लॉ गिवन था which is named as universal law of gravitation, universal law of gravitation. What is universal law of gravitation? तो इसमें बोला every body in the universe attracts every other body with a force which always acts along the line joining the two masses and is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. दो masses हैं, एक mass m1 है, एक mass m2 है, दोनों को रखा गया at a distance r, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुई, यानी कि m1 जो बॉडी है इसको m2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है f फोर्स से, m2 बॉडी को m1 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है f फोर्स से, सेम मैग्नीट्यूड की है फोर्सेस, और ये हमेशा जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों मासेस को उसके अलोंग लगती है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो f इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा इक्वल का साइन आया g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। तो f इज कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, where g is a constant and this constant is called universal gravitational कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। न्यूटन ने तो ये फॉर्मूला दे दिया था कि जितनी भी दुनिया में दो बॉडीज हैं, चाहे अर्थ हो चाहे मून हो सन हो, कोई भी दो बॉडीज हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, तो उन पे हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होती है। जैसे कि सन है और चारों तरफ उसके प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सन है और ये प्लैनेट्स हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन पे क्योंकि सन का जो मास है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस पर ये अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये जो मार्स है, जुपिटर है, कोई भी प्लैनेट है तो वो सन के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व भी कर रहा है, तो उन पे बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये घूमना बंद करते हैं तो ये सब सन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हाई टाइड और लो टाइड आती है। जितने प्लैनेट्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही रिवॉल्व कर रहे हैं। जो मून है वो ग्रेविटेशनल जो पुल है अर्थ का, ठीक है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो रिवॉल्व करना बंद कर दे तो मून जो है अर्थ से आके टकरा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था जिसमें जी की वैल्यू का उसने कोई जिक्र नहीं करा था, उसने बस बता दिया था दिस इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन इस वैल्यू के बारे में बाद में पता चला आफ्टर 76 ईयर्स, हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी और इसको बताया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं।